Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So we are continuing with our second chapter of history, that is expansion of British power. Till Anglo-Marathas war we have completed that British expanded Indian territories from Battle of Plassey till Anglo-Maratha war. Now in this video we are starting with the page number 14, that is British expansion from 1798 to 1805. British expansion from 1798 to 1805. So in this you will see that in 1798 Lord Wellesley became the new Governor General and came to India to rule over India. Who? Lord Wellesley. Well, in 1798 he became the new Governor General. And when Lord Wellesley came and became the new Governor General, he introduced subsidiary alliance. He introduced some new policies, and his one of the important policy is subsidiary alliance. Okay, why he introduced subsidiary alliance? Because after the expansion in India, now Britishers wants to hold or uphold their power more strengthenly, means they want to strengthen their power in India. So they introduced some of the policies. One of the policy is subsidiary alliance policy. Now what is subsidiary alliance policy? Under subsidiary alliance means we can say that the Indian rulers, means at that time, in the past time, there was not a fight between only Britishers or Indians. There were fight within the Indian rulers itself. इंडिया के जो रूलर्स थे वो आपस में भी तो बेटा लड़ते रहते थे फॉर द एक्सपांशन ऑफ देयर टेरिटरीज. तो इंडियन रूलर्स की आपस की फाइट का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने कैसे फायदा उठाया? नाउ ब्रिटिशर्स टोल्ड द इंडियन रूलर्स कि whosoever is going to accept the British Paramontency, one of the word given in your book, that is British Paramontency. British Paramontency means अगर कोई इंडियन रूलर ब्रिटिशर्स को हाईएस्ट पावर एक्सेप्ट कर लेता है, मीन्स राजा अपने ऊपर कोई पावर को, सुप्रीम पावर को, हाईएस्ट पावर को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसा ब्रिटिशर्स कहेंगे वैसा कहेंगे, तो बदले में ब्रिटिशर्स व्हाट दे विल डू, दे विल हेल्प द रूलर फ्रॉम फाइटिंग विद देयर राइवल्स. मीन्स जो इंटरनल राइवलरीज है, इंटरनल रूलर्स में जो है राइवलरीज है, अगर कोई जो है राजा ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी साइन कर देता है, इट वॉज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट साइन कर देता है तो फिर ब्रिटिशर्स, मतलब इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं. अब जो है ब्रिटिशर्स उनको हेल्प करेंगे. किसमें हेल्प करेंगे? कि अगर कोई दूसरा रूलर उस राजा को अटैक कर रहा है जिसने सब्सिडियरी अलायंस साइन किया है, तो ब्रिटिशर्स की आर्मी उनको सपोर्ट करेगी. तो दिस इज अ सब्सिडियरी अलायंस. अब ये तो रहा ब्रिटिशर्स क्या करेंगे बदले में? इंडियन रूलर्स हाउ दे विल हेल्प द ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स की सब्सिडियरी अलायंस के तहत 4 कंडीशंस थी. 4 कंडीशन वाज देयर अंडर सब्सिडियरी अलायंस. इट वाज गिवन इन योर बुक पेज नंबर 14. फर्स्ट कि if any ruler is signing subsidiary alliance with Britishers, now they will not have their own army. They can't keep their own army. अब वो रूलर अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकता, डिसॉल्व कर देगा. अब जो ब्रिटिशर्स ने आर्मी बनाई है, ब्रिटिश आर्मी ही उस राजा की आर्मी की तरह एक्ट करेगी, और बदले में रूलर, इंडियन रूलर को क्या करना पड़ेगा? उस आर्मी का सारा जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग है, वो उस इंडियन रूलर को मेंटेन करना पड़ेगा. तो दीज आर द 2 पॉइंट्स. द इंडियन रूलर कांट कीप देयर ओन आर्मी. सेकंड थिंग, द इंडियन रूलर हैव टू गिव होल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ब्रिटिश आर्मी. थर्ड पॉइंट जो है, if any Indian ruler is fighting with any other Indian ruler, then they have to take the permission of Britishers. They have to inform the Britishers before fighting with any other ruler. मतलब किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई करने जा रहा है राजा, या कोई भी समझौता करने जा रहा है, कोई भी एग्रीमेंट करना जा रहा है, then कोई भी अलायंस करने जा रहा है, then that ruler have to take permission of Britishers. अगर ब्रिटिशर्स अलाउ करेंगे तो ही वो जो है एग्रीमेंट, वो अलायंस करेंगे या फाइट करेंगे, अदरवाइज नहीं. एंड फोर्थ इसमें कंडीशन थी ब्रिटिशर्स की कि ब्रिटिशर्स का एक ऑफिशियल एज ए रेसिडेंट जो है उस राजा के कोर्ट में, जिसने सब्सिडियरी अलायंस साइन किया ना, हर समय रहेगा. मीन्स उस ऑफिशियल्स को बोला जाएगा रेसिडेंट, जो कि रहेगा उस किंग के, उस रूलर के कोर्ट में.
तो इससे ब्रिटिशर्स को क्या बेनिफिट हुआ? एक तरीके से बेनिफिट ये हुआ कि बेटा उनकी जो लार्ज आर्मी थी ना, उसका पूरा मेंटेनेंस किस पे आ गया? इंडियन रूलर पे. इफ इंडियन रूलर्स आर साइनिंग सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स, दे हैव टू give the whole cost of maintaining the large big army of the Britishers. Other thing उनको बेनिफिट ये हुआ कि उनका एक ऑफिशियल जो है इंडियन रूरल के कोर्ट में एनी टाइम रहेगा, तो वो उनके इंटरनल अफेयर्स में हर समय इंटरफेयर करते रहेंगे. और अगर वो राजा ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी सोचता है तो वो रेसिडेंट इमीडिएटली जो है इन्फॉर्म कर देगा. तो इस तरह से इंडियन के जो रूलर्स हैं सब्सिडरी अलायंस साइन करने के बाद बहुत ज्यादा बाउंड हो गए. दे वर टोटली डिपेंड ऑन द ब्रिटिश आर्मी. They are totally dependent for anything, doing anything on Britishers. They have to take permission before doing anything from Britishers. So like that, after signing subsidiary alliance, Indian rulers were totally dependent upon Britishers. On the other hand, Britishers को क्या benefit हुआ? Britishers are getting free cost for maintaining their large army, plus जो है resident anytime interfere करता रहता था. हर समय जो है totally जो Britishers को कोई भी उनके खिलाफ जो है कोई भी step नहीं ले सकता था. तो दिस आर बेनिफिशियल. और अब नाउ वी आर गोइंग टू सी के हु साइंड सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स. तो नंबर 1 निजाम ऑफ हैदराबाद. सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है जब ये इंट्रोड्यूस हुई पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस की अंडर लॉर्ड वेलेस्ले, निजाम ऑफ हैदराबाद साइंड सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिशर्स इन 1798. आफ्टर दैट नवाब ऑफ अवध इन 1801, Peshwa Bajirao II 1802, or beside these three, many other Rajputanas also signed subsidiary alliance with Britishers. So this is very beneficial for Britishers and give negative impact to Indian rulers. Like that, they can now expanding further their power. Britishers. Beta, you have to read till now. Now I am going to explain the British expansion from 1805 to 1848. So now next topic is British expansion from 1805 to 1848. So in this first paragraph you are going to see beta British expanded first north, then they moved to south. So now from 1805 British started expanding Southeast Asia plus remaining part of India, and after that they conquered Java and Sumatra from Dutch. And after that Singapore, Sarawak in peninsular region, Nepal and Burma also they conquered. Northwest part till river Satluj they conquered, and after that they annexed in 1843 Sindh. Like that, the first paragraph is given कि different places Britishers were expanding slowly in India between 1805 to 1848, but they were unable to annex the Punjab part. Why? Because in Punjab, Maharaja Ranjit Singh was there, and he was very efficient ruler. Plus, his army was very well trained. Like European were training their army now. So Raja Ranjit Singh trained their army like European armies through European powers. Okay? Plus, he was very friendly with the Britishers. So till he was alive, जब तक वो जीवित थे, alive थे, Britishers never tried to annex Punjab. But after the death of Maharaja Ranjit Singh, Britishers annexed the Punjab. They snatched Punjab from his son in 1843. His son Dilip Singh. ठीक है, they defeated the Dilip Singh, the son of Maharaja Ranjit Singh, and finally annexed Punjab in 1849. ठीक है. The next point is British expansion from 1848 to 1856. So in 1848 we will see beta there came a new Governor General, that is Lord Dalhousie. Earlier there was Lord Wellesley, and after the wending off, we can say Lord Wellesley went, Lord Dalhousie become the न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. और जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस, व्हाई दे वर इंट्रोड्यूसिंग न्यू पॉलिसीज फॉर डीपनिंग देयर रूट इन इंडिया, ताकि इंडिया में अपनी जड़ें और मजबूत कर सके. ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या इंट्रोड्यूस किया? नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से. एक्चुअली लॉर्ड डलहौजी ने 2 पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से और मिसमैनेजमेंट रूल. First I will clear you doctrine of Leipzig. We will understand about doctrine of Leipzig. Now what is that doctrine of Leipzig? तो under doctrine of Leipzig, Lord Dalhousie ने क्या कहा
कि जो भी इंडियन रूलर्स है जिनके खुद के जो है रियल सन नहीं है, क्या होता था आफ्टर द डेथ ऑफ अ इंडियन रूलर हिज सन बिकम हिज नेचुरल हायरर और वो राजा बन जाते थे। बट ऐसे बहुत सारे इंडियन रूलर्स थे जिनके खुद के जो है रियल सन्स नहीं थे, दे यूज्ड टू अडॉप्ट अनदर सन। अडॉप्ट मतलब गोद लेते थे। अंडरस्टैंड बेटा? तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा कि जिन राजाओं के खुद के रियल सन्स नहीं है, खुद के बेटे नहीं है, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखा है, तो अब वो किसी को भी अपना एडॉप्टेड सन को अपना रूलर जो है नहीं बना सकते। आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग अल्टीमेटली वो राज्य किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से कि इफ एनी किंग इज नॉट हैविंग हिज नेचुरल हायरर देन हिज अडॉप्टेड सन विल नॉट बिकम हिज हायरर और रूलर ऑफ दैट प्लेस, दैट किंगडम अल्टीमेटली वेंट टू द ब्रिटिशर्स। तो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। और अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से ब्रिटिशर्स ने किन किंगडम्स पर कब्जा किया? दैट इज सतारा, देन नागपुर, देन झांसी। ठीक है, व्हाट आई टोल्ड यू कि लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड टू पॉलिसीज, फर्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से, अदर इज मिसमैनेजमेंट रूल। अंडर मिसमैनेजमेंट रूल लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि जो भी राजा जो है कैपेबल नहीं है, इनकैपेबल है, इनएफिशिएंट है, ही इज नॉट एबल टू मैनेज हिज किंगडम, देन दैट किंगडम वाज डिक्लेयर्ड अंडर मिसमैनेजमेंट रूल और मिसमैनेज गवर्नमेंट एंड दैट अल्टीमेटली वेंट टू द ब्रिटिशर्स। और मिसमैनेजमेंट रूल के तहत ब्रिटिशर्स ने अवध को अपने अंडर में कर लिया था। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था अवध के किंग को कि ही इज नॉट एफिशिएंट टू रूल ओवर हिज किंगडम। और जब ब्रिटिशर्स ने मिसमैनेजमेंट रूल के अंदर अवध को अपने अंडर में कर दिया ना, तो अवध जो ब्रिटिश आर्मी थी ना बेटा, ब्रिटिश आर्मी में अवध जो प्लेस थी वहां के सिपाही ज्यादा से ज्यादा जो है वर्क करते थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने अवध पे कब्जा किया, तो जो आर्मी में अवध के सोल्जर्स थे ना, दे वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने वॉइस रेज करना शुरू की। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 16, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज अवर टुडेज लास्ट टॉपिक। ठीक है, आफ्टर दैट अवर चैप्टर विल फिनिश। तो स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें बेटा हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने पहले जो है इंडिया को एक्सपेंड करा थ्रू वॉर्स हमने पढ़े, बैटल ऑफ प्लासी बक्सर, फिर उन्होंने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को और अपने अंडर में करने के लिए उन्होंने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर था, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट को चेंज करने की कोशिश की, उसमें न्यू न्यू चीजें जो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की ताकि जो है वो इंडिया को और ज्यादा अपने अंडर में कर सके। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिशर्स। So structure of administration. But after annexing so many territories or so many kingdoms of India, now Britishers want to consolidate power, means they want to strengthen their power. अपनी power को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे. For that they introduced policies. What policies? Subsidiary alliance policy, doctrine of lapse policy, mismanagement rule policy. Now what they realize कि for further consolidating, for further strengthening their power, what Britishers want, they should set up such a administrative level, इस तरह का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉपर, जिससे क्या है प्रॉपर वो इंडिया को मैनेज कर सके और इससे उनका प्रॉपर जो है फर्दर एक्सपांशन हो सके और पावर और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके। क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा, जब तक कौन क्या कर रहा है प्रॉपर पता नहीं होगा, मैनेजमेंट लेवल नहीं होगा, तो रूल करना कंट्री को इजी करना ही होगा। तो फॉर मैनेजिंग इंडिया व्हाट ब्रिटिशर्स को ये भी लगा कि वो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होगा, तो इससे उनकी पावर और स्ट्रेंथन होगी, उनको और प्रॉफिट मिलेगा, उनका ट्रेड और ज्यादा एक्सपांड हो सकेगा। तो नाउ व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, जो भी टेरिटरीज एनेक्स थी या जो इंडियन टेरिटरीज थी उनको 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया, 3 प्रोविंसेस, और उनको नाम दिया प्रेसिडेंसी। ब्रिटिशर्स डिवाइडेड ऑल इंडियन टेरिटरीज इनटू 3 मेजर प्रोविंसेस एंड दैट 3 मेजर प्रोविंसेस वाज कॉल्ड एज प्रेसिडेंसी। बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, इन तीनों को बोला जाता है प्रेसिडेंसीज। तो सारे टेरिटरीज को इनके बीच में बांट दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अब ईच प्रेसिडेंसी से व्हाट दे डिड, दे अपॉइंट वन गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल मींस ओवरऑल हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसी है, तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर जनरल
जो है सेपरेट सेपरेट बिठा दिया गया, जो पूरा ओवरऑल हेड माना जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी का। अब उस गवर्नर जनरल के अंडर में कौन वर्क करेगा? गवर्नर। गवर्नर क्या करेगा? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। और फर्दर गवर्नर के अंदर वर्क करेगा कलेक्टर, मतलब तीनों में अलग अलग गवर्नर जनरल, अलग अलग गवर्नर, अलग अलग कलेक्टर रहेगा। कलेक्टर का वर्क, मेन वर्क क्या होगा कलेक्टर का? कि जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, जो टैक्स ले रहा है ब्रिटिश एम्पायर इंडियन पीसेंट से या दूसरे लोगों से, वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो रेवेन्यू कलेक्शन और अदर जो वर्क है वो कौन देखेगा? कलेक्टर। तो पहले तो 3 ये मेजर पोस्ट जो है ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर दिया। पूरी इंडियन टेरिटरीज को 3 प्रोविंसेस में, 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तीनों में ये 3 पोस्ट क्रिएट कर दी मैनेजमेंट की कि किस तरीके से काम होगा। फर्दर उन्होंने रोज के काम देखने के लिए, तो मेजर वर्क करेंगे, ठीक है। अब जो रोज के जो डे टू डे वर्क है वो कौन करेगा? उसके लिए उन्होंने क्रिएट की सिविल सर्विसेज। आज अपन सुनते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम अपन फाइट करते हैं, कंपटीशन एग्जाम देते हैं, किसके लिए? आईएएस, आरएएस, ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती है, ये कब क्रिएट हुई? ये क्रिएट हुई, ब्रिटिशर्स ने क्रिएट की थी इंडिया में सिविल सर्विस। और ये सिविल सर्विस क्रिएट की थी इंडिया में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ब्रिटिशर्स गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में सिविल सर्विस ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था कि भाई हाईएस्ट ऑफिशियल्स एजुकेटेड, एक्सपीरियंस, ट्रेंड होना जरूरी है, जो प्रॉपर डे टू डे ब्रिटिशर्स के वर्क का या कंट्री के वर्क को मैनेज कर सके, ठीक है। फिर उन्होंने सेकंड बनाई आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, जो सब्सिडरी अलायंस जो साइन किया था या ब्रिटिशर्स फाइट करता रहता था इंडिया में या आउटसाइड इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ, तो उसके लिए ब्रिटिशर्स को जरूरत थी आर्मी। तो एक प्रॉपर आर्मी को मेंटेन किया गया। फर्दर उन्होंने अपॉइंट किए पुलिस के लोग। इस पुलिस के लोग में ज्यादातर जो थे पीजेंट्स थे, क्योंकि उस समय ये बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती थी कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स की पुलिस में वर्क करते। तो जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो अपना काम छोड़ छोड़ के पुलिस में भर्ती होने लग गया। फोर्थ थिंग उन्होंने क्रिएट की, पुलिस मीन्स फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, फॉर फाइटिंग, फॉर मैनेजिंग अफेयर्स एंड फाइनली जुडिशरी। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं तो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जुडिशरी क्या? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट्स बनाए गए ताकि जो कोई भी डिस्प्यूट हो रहे, कोई भी झगड़े उनको रिजॉल्व करने के लिए कौन हो? जुडिशरी हो। तो इस तरीके से पूरा एक सेटअप किया ब्रिटिशर्स ने। 3 मेजर पोस्ट क्रिएट की, पहले 3 प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसीज में 3 मेजर पोस्ट, और उसके बाद डे टू डे वर्क के लिए अगर बात की जाए तो डे टू डे वर्क के लिए 4 लेवल्स क्रिएट किए गए, सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस एंड जुडिशरी। अब बेटा वन बाय वन इन चारों को अपन डिटेल में देख रहे हैं। So, for day-to-day administration, I told you that 4 levels were created. One by one हमको डिटेल में देख रहे हैं। हम सबसे पहले सिविल सर्विस। This civil service system was introduced by, or post was introduced by Lord Cornwallis, and after that Lord Wellesley also introduced or made some colleges for giving training regarding the civil services. Colleges like Fort William College at Calcutta, इंडिया में कलकत्ता में 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया, और ईस्ट इंडिया कॉलेज इंग्लैंड में बनाया गया फॉर ट्रेनिंग ब्रिटिशर्स देयर, फॉर गिविंग द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज, वन इन कलकत्ता एंड वन इन इंग्लैंड। इन इंडिया इंडियंस को सिविल सर्विस की ट्रेनिंग देने के लिए, एंड इंग्लैंड ब्रिटिशर्स को ट्रेनिंग देने के लिए 2 कॉलेजेस क्रिएट किए। किसने बनवाए? लॉर्ड वेलेस्ले ने, जो अपन ने पढ़ा था, जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था। और ये मेन जो ये कंसेप्ट किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस में। बेटा स्टार्टिंग में क्या था, ये जो सिविल सर्विसेज थे इनके एग्जाम्स नहीं होते थे। इनके एग्जाम्स स्टार्ट हुए 1856 में। कब स्टार्ट हुए? 1856 में। इससे पहले जो कंपनी के डायरेक्टर्स, कौन सी कंपनी? ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते थे ना, वो सिविल सर्विसेज पोस्ट किसको दी जाएगी? उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से डिसाइड करते थे। और बाद में जो है एग्जाम्स होने लगे, जो एग्जाम फाइट करके विन कर जाता था, पास कर देता था, उसको जो है सिविल सर्विस की पोस्ट मिलने लगी। अब ये जो एग्जाम से ज्यादा से ज्यादा इंग्लैंड और ब्रिटिशर्स के लोग ये दे रहे थे, और ये हाईएस्ट सारी पोस्ट जो है उनको मिल रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम्स होते थे ये होते थे लंदन में। तो इंडिया के बहुत ही कम लोग थे जो अफोर्ड कर सकते थे लंदन जाना, वहां इतनी दूर जाके जो है एग्जाम देना। तो दे आर नॉट
capable of going there. They are not monetarily such strong to go there and give the or fight the exam there. And second reason for not going there is that the exam was conducted in a language, medium of language was English. So Indians were not knowing English that much at that time, so they are not capable of fighting the civil service exam. And other thing is that जो एज थी सिविल सर्वेंट्स की वो बहुत ज़्यादा लो, बहुत ज़्यादा कम रखी गई. तो कम एज के लोग उस समय जो है इंडिया में थे, बट दे डोंट नो द इंग्लिश, दे डोंट हैव द मॉनेटरी सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज टू गो टू लंदन एंड फाइट द सिविल सर्विसेज एग्जाम्स. ठीक है. सेकेंड हम देखेंगे आर्मी. Now Britishers want strong army to fight with the external rivals or internal rivals in India. So they established armies, and armies they appointed soldiers. Soldiers were called here in India as sepoys. This sepoy word came from सिपाही. सिपाही word था हिंदी में. Then English ने जब soldiers को इंडिया ब्रिटिश आर्मी में जो है लिया, they were called as sepoys. ठीक है. फर्दर हम ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे आर्मी वाला तो आपको पता चलेगा जो मैक्सिमम सिपॉयज थे ब्रिटिश आर्मी में वो थे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड. इन 3 एरियाज के जो मैक्सिमम जो सोल्जर्स थे दे वर अपॉइंटेड एज सिपॉयज इन ब्रिटिश आर्मी. ठीक है. एंड दीज सिपॉयज वर वेरी लॉयल टू ब्रिटिशर्स, बट तभी तक लॉयल थे जब तक उनके रिलीजन को, उनको कस्टम को, हमारे इंडियन रिलीजन और कस्टम को जब तक ब्रिटिशर्स ने हर्ट नहीं किया था, नहीं छेड़ा था, तब तक ये सिपाही जो है हमने पढ़ा कि बहुत ज़्यादा लॉयल थे ब्रिटिशर्स के. बट जिस दिन जो है हमारे कस्टम और रिलीजन की बात आ गई तो ये सिपाहीज ऑल्सो वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. नेक्स्ट थिंग इज पुलिस. फॉर डे टू डे लॉ, आर्मी तो जनरल फाइटिंग के लिए होती थी, बड़े बड़े वॉर लड़ने के लिए. अब डे टू डे छोटे मोटे झगड़े भी तो होते थे, छोटे मोटे क्राइम लाइक ठग्स होते थे इंडिया में उस समय. तो उन छोटे मोटे क्राइम्स को डे टू डे लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है पुलिस बनाई गई. पुलिस में भी जो है चौकीदार, दरोगास, कोतवाल्स, इस तरह की पोस्ट क्रिएट गए. थाना मीन्स पुलिस स्टेशंस बनाए गए. नई पोस्ट DSP, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस, जो ये नई पोस्ट क्रिएट हुई उस समय ब्रिटिशर्स ने क्रिएट की थी. ठीक है. फर्दर लास्ट पॉइंट अपन देखेंगे जुडिशरी. ठीक है. तो फाइनली न्याय कौन देगा? अगर 2 जने लड़ रहे हैं तो उनका डिसीजन कौन देगा? तो कोर्ट्स बनाए गए. ठीक है. शुरू में जो कोर्ट्स बनाए गए उसमें जो लॉज और जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए वो ब्रिटिशर्स के लिए अलग थे और इंडियंस के लिए अलग थे. इंडियंस के लिए किस तरीके से, जो ट्रेडिशनल टाइम से, जो राजा महाराजा के टाइम से जो बने थे लॉ ऑर्डर्स, रूल्स और रेगुलेशन, ब्रिटिशर्स ने कहा कि इंडियंस के लिए अभी भी उसी तरीके के रूल्स और रेगुलेशन, उसी तरीके से जो है जस्टिस होगा. वेयर एज फॉर ब्रिटिशर्स द जस्टिस सिस्टम, द लॉ ऑर्डर्स वर मेड न्यू, बट देयर was a confusion when there was a two different justice system was there. अलग अलग तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस थे, इंडियंस के लिए अलग, ब्रिटिशर्स के लिए अलग. तो there was a confusion and finally उस चीज को हटा करके जो है रूल ऑफ लॉ डिक्लेयर किया गया. रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. कि अब ब्रिटिशर्स और इंडियन सेम तरीके से ट्रीट होंगे, सेम रूल्स और रेगुलेशंस होंगे. बट ये लॉ बनने के बाद भी काफी टाइम तक जो है ब्रिटिशर्स के जो कह सकते हैं ठग्स थे या जो कल्प्रिट्स थे, दे वर ट्रीटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट कोर्ट्स एंड इंडियंस वर पनिश्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट कोर्ट्स. तो लाइक दैट व्हाट वी हैव सीन इन द चैप्टर कि ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग विद द इंडियंस फॉर एज ए ट्रेडर्स. Slowly they deepen their root in India and become the masters of India till starting of till 19th century. Okay, here your chapter finished. Now I am sending you question answers afterwards. Read the chapter carefully. Thank you.